स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील के जो लॉ मेकर्स हैं उनके द्वारा अबॉर्शन लॉज को टफ बनाया गया है। अंडर एज जो पर्सन है जो सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट रहेगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ब्राज़ील का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसको कि हम सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना करते हैं, वहाँ पे जो ब्राज़ील है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनके साथ में ब्राज़ील अपना एरिया है वो शेयर करता है। टू ऐसे भी कंट्री हैं जिनके साथ में ब्राज़ील का एरिया है वो नहीं शेयर होता। एक कंट्री का जो नाम है वो है इक्वाडोर और अदर कंट्री का जो नाम है वो है चिली। स्टूडेंट्स, चिली के बारे में आपने काफ़ी बार हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया होगा। आप देखिए कि एक 3 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको कि हम लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाना करते हैं। अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली है। ये 3 कंट्रीज का ग्रुप है जहाँ पे लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में सिचुएटेड हैं। और इंडिया ने वहाँ पे एग्रीमेंट्स को साइन किया है जिससे कि हम लिथियम को ला सकें। कॉपर के जो रिजर्व्स हैं वो भी वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में हैं। हमारे कंट्री के द्वारा चिली के साथ में या अदर कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट हैं वो क्यों साइन किए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। कोई भी नया टेक्नोलॉजी का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका आपके पास में अवेलेबिलिटी है वो होना चाहिए। तो कंटिन्यूस इन मिनरल्स का सप्लाई है वो हो सके हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसको, इस वजह से एग्रीमेंट हैं वो साइन किए जाते हैं। स्टूडेंट, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ब्राज़ील है वो लैटिन अमेरिका के लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि जो 23.5 सदर्न हेमिस्फेयर है जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना करते हैं, और इक्वेटर नाम का जो लाइन है वो बोथ यहाँ पे ब्राज़ील के एरिया से पास किया करते हैं। और भी कंट्रीज से पास करते हैं बट ब्राज़ील से बोथ लाइन्स का जो पासिंग है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, इंडिया और ब्राज़ील के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील बोथ आप देखिए उसके मेंबर्स के रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं। एक हमने इंडिया ब्राज़ील का और साउथ अफ्रीका का एक ट्राइलेटरल फोरम को सेटअप किया था 2003-4 के समय में ब्रेसिलिया कन्वेंशन के थ्रू। वैसे आप ब्रेसिलिया कन्वेंशन को रोड सेफ्टी के बारे में भी रीड करते हो कि ब्रेसिलिया कन्वेंशन के अंदर में कंट्रीज़ ने अडोप्शन जो अडोप्ट किया था कि वो आने वाले समय के अंदर में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस है वो करेंगे। और एक ब्रेसिलिया कन्वेंशन इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का ये ट्राइलेटरल फोरम है उसके रिगार्डिंग में है, जो कि आपस में कंट्रीज़ के कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो डिमांड है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का डिमांड है, यूएन के वहाँ पे मोर जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, उन सभी का जो डिमांड है वो ये प्लेटफॉर्म कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ब्रिक्स के बारे में तो आपने रीड ही किया होगा काफ़ी बार। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रिक्स के अंदर में भी आप देखिए कि इंडिया और जो ब्राज़ील हैं बोथ इसके मेंबर्स के रूप से इस्टेब्लिश हैं। इवन इसके जो फाउंडिंग मेंबर जो हुआ करते थे जिनको कि हम ब्रिक के नाम से ही जानते थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, उसके अंदर में भी आप देखिए कि ब्राज़ील और इंडिया हैं वो इसके पार्ट हैं। स्टूडेंट, जो G20 प्लेटफॉर्म है, G20 जो फोरम है वहाँ पे भी इंडिया और ब्राज़ील हैं वो उसके मेंबर्स हैं। और G20 के बारे में आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं जो कि G20 का पार्ट हैं। 2 कंट्री कौन से हैं, एक तो अर्जेंटीना है और एक बेसिकली ब्राज़ील है। स्टूडेंट्स, अर्जेंटीना को ब्रिक्स के मेंबर्स के लिए भी इनवाइट किया गया था जब अभी रिसेंटली ब्रिक्स का जो मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया, जिसको कि ब्रिक्स प्लस प्लस का जो प्लेटफॉर्म है उसके नाम से जानते हैं। बट अर्जेंटीना के वहाँ पे इलेक्शन हुए, नए जो पॉलिटिकल पर्सन है वो पावर में आए, जो कि आप देखिए कि यूएस के साथ में उनके बेटर रिलेशंस हैं, तो उन्होंने ब्रिक्स का मेंबरशिप को ज्वाइन करने से डिनाई है वो कर दिया गया। ऐसे ही सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट किया है बट ऑफिशियली अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसको नहीं ज्वाइन किया। कुछ अदर कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, उन्होंने आप देखिए कि मेंबरशिप को ज्वाइन भी किया है, जिसके अंदर में इथोपिया भी है, जिसके अंदर में आप देखिए कि ईरान भी है, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन है वो किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेप विक्टिम्स हैं उनका बेसिकली अबॉर्शन प्रोसेस है उसके बारे में जो मेंशन किया गया है, तो आपको हमारी कंट्री के अंदर में भी जो अबॉर्शन के जो लॉज हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। एक जो कानून है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक जो कानून है उसका नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 का ये एक्ट है।
ये कुछ वीक्स का समय देता है कि जब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अर्लियर फेज में जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हुआ करता था, जिसको इंक्रीज करते हुए 24 वीक्स वो किया गया है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 24 वीक्स के बाद में भी कोई सिचुएशन ऐसा है जब यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि 2 कंडीशंस वो वहाँ पे बताई गई हैं। एक कंडीशन बताया गया है कोई अबनॉर्मल सिचुएशन हो, कि आप देखिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जो 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 मदर है उनका बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो उस समय में बेसिकली यहाँ पे मेडिकल बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का एक बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड, और उनके डिसीजन के बाद में ही जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो अबनॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे है। इसके अलावा आप देखिए कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनका लाइफ को अगर सेव करना है तो उस दौरान में भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। स्पेशली यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उनको नहीं जानकारी है इन सब के बारे में, तो आप देखिए कि उनका उनके रिगार्डिंग में भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा डिसाइड है वो किया जा सकता है। 2022 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन है वो दिया था कि अबॉर्शन राइट है वो यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल राइट के पार्ट के रूप से आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ऑटोनॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसको ये ग्रांट करता है कि पर्सन के द्वारा अपना बॉडी के रिगार्डिंग में डिसीजन है वो लिया जा सकता है। और रिसेंटली मई का जो मंथ था, अप्रैल के लास्ट फेज के अंदर में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ये एक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वहाँ पे जो कब डिसीजन लेना है, कब अलाउ करना है, स्पेशली आप देखिए कि लार्जर समय भी हो चुका है तो भी अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्सन को अपना ह्यूमन बॉडी का जो ऑटोनॉमी है वो होना चाहिए। उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये जो एक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में रहा था। तो स्टूडेंट्स, हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और ब्राज़ील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको यहाँ पे रीड किया। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अमेजन रिवर के बारे में तो जानकारी ही होना चाहिए कि कुछ रिवर्स के कन्फ्लुएंस के बाद में अमेजन रिवर है वो फॉर्म होती है, जो कि ब्राज़ील के वहाँ पे लार्जर एरियाज़ के अंदर में फ़्लो है वो किया करती है। अमेजन रिवर के अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी रिवर्स हैं ब्राज़ील में, जैसे कि तोकनतस नाम का एक रिवर है। और उन रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस का एरिया है, जहाँ पे ब्राज़ील का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि एक लार्जर वेटलैंड भी क्रिएट होता है। उस वेटलैंड को हम किस नाम से जाना करते हैं, पेंटानल बेसिन के नाम से उसको जाना करते हैं। पेंटानल बेसिन के नाम से उस वेटलैंड को जानते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक वेटलैंड है। और ये प्राइवेट एरिया है बेसिकली, आप देखिए कि कोई गवर्नमेंट एरिया नहीं है, प्राइवेट एरिया है, और लार्जेस्ट वेटलैंड भी इसको बोला करते हैं। पिछले कुछ समय से न्यूज़ में था, क्योंकि इसका एरिया है उसमें एनक्रोचमेंट और भी काफ़ी सारे पोल्यूशन के इश्यूज हैं वो बताए गए थे। और ये जो पेंटानल बेसिन है इसी का जो एक्सटेंशन है इनके ब्राज़ील के जो सदर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे, उसको बेसिकली किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, हम ग्रैंड चाको के नाम से उसको जानते हैं। ब्राज़ीलियन एक्सटेंशन जो जो अदर कंट्रीज के अंदर में है, जो इसके सदर्न पार्ट के अंदर में है, उसको जाना करते हैं ग्रैंड चाको के नाम से। तो ये कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा ब्राज़ील के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। नेपाल के जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि नेपाल ने कोई एनक्रोचमेंट है उसको नहीं कैरी आउट किया। अभी नेपाल के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट था वहाँ के हाउस के ऊपर में कि नेपाल ने भी इंडिया का जो लैंड एरिया है उसको एनक्रोच किया है, कि इंडिया ने भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको ये नेपाल के पार्ट के रूप से बताते हैं। कौन से एरिया है वो, लीपू लेक है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है। 3 एरियाज़ हैं जिसको नेपाल अपना पार्ट के रूप से बताता है, इंडिया उसको डिनाई किया करता है। अब नेपाल के पीएम का जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट में फॉर्मर पीएम का स्टेटमेंट आया है कि कोई भी लैंड एरिया हमने यहाँ पे एनक्रोच है वो नहीं किया है। यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे जो 5 स्टेट्स हैं वो नेपाल के साथ में एरिया शेयर करते हैं। हमारे यहाँ पे ओपन बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट किया करता था। और ओपन बॉर्डर के अलावा आप देखिए कि नेपाल के साथ में हमारे यहाँ पे ब्लड रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो तराई का एरिया है, वहाँ से जो लोग हैं वो मैरिज उसको भी कैरी आउट करते हैं। नेपाल का जो मधेश का एरिया है, मधेसी एरिया है, जिसको कि मधेसी लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पे मैरिज है वो भी हुआ करती हैं एक एरिया से अदर एरिया के लिए। तो इस तरीके का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, बट पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ में एरिया शेयर करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट है, 600 के आसपास का बॉर्डर एरिया है वो शेयर करता है।
फिर बिहार है, वो भी 600 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर एरिया है वो शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसको यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार है, बिहार के अलावा उत्तराखंड है, बिहार के अलावा उत्तराखंड है, और वेस्ट बंगाल भी आप देखिए कि एरिया शेयर करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है और सिक्किम भी करता है। वेस्ट बंगाल के बारे में हमने ऑलरेडी एक बार रीड किया है कि जो बांग्लादेश के साथ में भी जो लार्जर एरिया शेयर होता है 2200 के आसपास का एरिया, 2200 के आसपास का एरिया जो कि जो वेस्ट बंगाल है जो कि बांग्लादेश से शेयर करता है। और अब आप देखिए कि नेपाल के साथ में भी इसका शेयरिंग होता है। तो क्या हमारे कंट्री के अंदर में कोई ऐसा भी स्टेट है क्या जो 3 कंट्रीज के साथ में एरिया शेयर करता हो? वेस्ट बंगाल तो हमने देखा जो दो कंट्रीज के साथ में एरिया शेयर करता है। तो स्टूडेंट 3 कंट्रीज के साथ में एरिया शेयर करता है सिक्किम। सिक्किम 3 कौन कौन से? एक तो आप देखिए कि जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का एरिया जो कि चाइना ने अपने कंट्रोल के अंदर में उसको लिया है, तो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के साथ में हमने देखा, और भूटान के साथ में भी एरिया है वो शेयर किया करता है, भूटान के साथ में भी अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है सिक्किम। तो सिक्किम का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया और नेपाल का जो टोटल बॉर्डर एरिया है वो कितना है? 1751 या 57 है, 51 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर का एरिया है जो कि इंडिया और नेपाल के बिटवीन में है। नेक्स्ट आप और जब भी कोई बॉर्डर के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए उस बॉर्डर के ऊपर में जो सिक्योरिटी है वो कौन सा फोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एसएसबी नाम का जो फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल, उसके द्वारा आप देखिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस के एक जो मिलिट्री लीडर हैं, मिलिट्री के ऑफिशियल हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिन्होंने आप देखिए कि साउथ कोरिया को हार्ट ऑफ एशिया का जो डैगर है या वहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि कैसे हार्ट ऑफ एशिया के डैगर के रूप से जो साउथ कोरिया है वो काम करता है, जिसको कि नॉर्थ कोरिया ने कंडेम किया है। और नॉर्थ कोरिया का भी आप देखिए कि एक अनोदर डेवलपमेंट भी है कि जितना भी जो भी कनेक्टिविटी है साउथ कोरिया के साथ में उसको वो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, किसी भी तरीके से जो रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, एयर के थ्रू जो कनेक्टिविटी है उसको वो नहीं कैरी आउट है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम रीड करें यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया के बारे में मेंशन किया गया है, तो एक हम हार्ट ऑफ एशिया से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। आप देखिए कि कभी अफगानिस्तान का एरिया है उसको डेवलप करने के लिए कुछ कंट्रीज, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया भी उसका पार्ट है, इन कंट्रीज ने कमिट किया था कि हार्ट ऑफ एशिया समिट है उसको हम ऑर्गेनाइज किया करेंगे। और कभी हमारी कंट्री में 2016 में अमृतसर के वहाँ पे भी ये समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। तो आप देखिए कि कंट्रीज ने कमिट क्या किया था कि अफगानिस्तान का जो एरिया है जहाँ पे वायलेंस है, तालिबान का कंट्रोल था, कुछ एरिया के अंदर में वहाँ का एक गवर्नमेंट भी रूल किया करती थी। तो आप देखिए कि उस एरिया के अंदर में उन सभी एरियाज़ में अफगानिस्तान के अंदर में जो बेसिक सर्विस है उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान डेवलप हो सके, वहाँ पे लोगों को स्किल मिल सके, एजुकेशन मिल सके। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट जो 2011 में स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में था, हार्ट ऑफ एशिया जो समिट है, और यहाँ पे एज ए आप देखिए मेटाफर के रूप से यूज किया गया है साउथ कोरिया के लिए इस मिलिट्री लीडर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, डेनमार्क के बारे में है। डेनमार्क के वहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का नया कैबिनेट बना है, उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर में जो वुमेन मिनिस्टर्स है उनका संख्या है वो लार्जर नंबर के अंदर में रखा है कंपेयर टू जो मेन वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे वुमेन मिनिस्टर्स का जो संख्या है या कैबिनेट के अंदर में जो रिप्रेजेंटेशन है जेंडर स्पेसिफिक वो 60% या 70% हुआ करता है। अल्बानिया नाम का जो कंट्री है, स्पेन नाम का जो कंट्री है, फिनलैंड है, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये नंबर्स हैं और भी ज़्यादा लार्जर नंबर के अंदर में हुआ करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में किस तरीके का सिचुएशन है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अभी लार्जर नंबर्स हैं वो नहीं हैं, अराउंड 10% 20% का ही मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन है वो हुआ करता है टोटल मिनिस्ट्रीज़ में, ऐसी मिनिस्ट्री जिनको वुमेन मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाए। बट हमारे यहाँ पे 2005 के समय में एक जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर से लाया गया था कि वुमेन स्पेसिफिक जो बजट है उसको अलोकेट करना है हर एक स्कीम के अंदर में। तो आप देखिए कि जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे 2005 के समय में आया था, जो
एग्जिस्टेंस में करता है। मैक्सिमम जो बजट के प्रोजेक्ट्स है उसमें वुमेन स्पेसिफिक जो अलोकेशन कितना रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूएस के द्वारा ईरान का जो आइलैंड एरिया है, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे जिसको कि कैसेम आइलैंड के नाम से जानते हैं, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, तो आप इसको एक बार देखना। तो आप देखिए कि ये आइलैंड बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसी के एरिया के अंदर में जो बंदर अब्बास नाम का जो पोर्ट एरिया है ईरान का, उसके पास में ये सिचुएटेड है ये जो आइलैंड जो है, और एक इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे उनका मिलिट्री का भी प्रेजेंस है। तो इसके ऊपर में यूएस के द्वारा स्ट्राइक है वो किया गया था। अब ईरान के द्वारा क्या किया गया, यूएस का जो मिलिट्री के जो वहाँ पे बेसेज हैं, स्पेशली जो कुवैत के वहाँ पे हैं, वहाँ पे अटैक किया है। बहरीन के अंदर में अटैक किया है, और जिसमें कुवैत का जो एयरपोर्ट है जिसके ऊपर में अटैक हुआ, एक इंडियन पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंस थे उनका भी इसमें डेथ है वो हुआ है। तो ये ईरान वेस्ट एशिया के सिचुएशन के बारे में है। कल हमने स्टूडेंट्स यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से जब रीड किया था तो एक पॉइंट हम देखे थे। पॉइंट ये था कि जो यहाँ पे वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से मिसाइल का एक डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेन के वहाँ पे यूएस वहाँ पे उनको सेल किया करता था, उनको दिया करता था। उसको आप देखिए कि यूएस ने अब देने से जो कम नंबर्स के अंदर में दिया गया होगा या देने से डिनाई है वो कर दिया गया होगा कि वेस्ट एशिया के अंदर में उनको इसका यूज करना है, क्योंकि ईरान के द्वारा मिसाइल्स के थ्रू ही अटैक है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसका नाम है वो क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको कल का न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। रीड ही कर लेना, आप अपना न्यूज़पेपर को ओपन करना और उसको रीड करना। वीडियो देखने से अच्छा है रीड कीजिए, क्योंकि मार्क्स हैं वो कैसे आपका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा वो रीड करने से ही है। तो उसके बारे में आप ज़रूर से बताना क्या उसका नाम पैट्रियोट है। पैट्रियोट जो डिफेंस सिस्टम उसको बोला करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूके के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ पे एक पर्सन है जिनको कि मर्डर कर दिया गया था। तो किरपान का जो यूज किया करते हैं, सिखिज्म में जो किरपान का यूज हुआ करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है, बट लोगों के द्वारा बताया गया है कि किरपान का यूज नहीं किया गया है, कुछ अदर वेपन का यूज हुआ था उसके अंदर में। और ये कम्प्लीटली उस केस के बारे में है। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 25 है कि आपको जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेस है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेशन है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन का जो यहाँ पे राइट आपको मिला हुआ है, उसके अंडर में आप देखिए कि कोई भी रिलीजियस थिंग्स हैं उनको आप कैरी आउट कर सकते हो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। तो ये इंडिया के अंदर में तो बेसिकली अलाउ है, वो यहाँ पे है। फिर अगर हम रीड करें स्टूडेंट श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि सिविल वॉर का सिचुएशन था। कभी सिविल वॉर का सिचुएशन का जो लीडर जो हुआ करते थे, लिट्टे के जो लीडर हुआ करते थे, उनको 2008-9 के समय में श्रीलंकन फोर्सेज के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया था। और आप देखिए कि कभी हमारे जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी उसी जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स के द्वारा ह्यूमन बॉम्ब को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक किया गया था 91 या 92 के समय में, जो राजीव गांधी हमारे लीडर हुआ करते थे। अब इन सब क्राइसिस से श्रीलंका इमर्ज हो रहा था, इम्प्रूव कर रहा था। उसी के बाद में 2019 के समय में आप देखिए कि ईस्टर का जो डे आता है अप्रैल के अंदर में, उस डे के अंदर में कुछ चर्च एरिया है, कोलंबो का कुछ एरिया है, वहाँ पे अटैक होता है और बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसको कि इस्लामिक स्टेट ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप से बताया था। बाद में आप देखिए कि एक मीडिया चैनल जो कि ब्रिटिश मीडिया चैनल है, उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि वहाँ के जो लीडर हैं उनका किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट को वो बताता है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, या मिलिट्री का जो हेड है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ। अब रिपोर्ट के बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने अब यहाँ पे अब नए लीडर वहाँ पे पावर में आए हैं। जो लीडर उस समय थे उनको आप देखिए कि पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू 2021 या 22 के समय रिमूव कर दिया गया था। अब कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया गया है। उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनको यहाँ पे कि गोताबाया राजपक्षे हैं कि आप फॉरेन कंट्री के लिए नहीं जा सकते हो, आपको यहाँ पे ट्रैवल का जो बैन किया जाता है, आपको इन्वेस्टिगेशन में आपको पार्टिसिपेट है वो करना है। स्टूडेंट्स जब यहाँ पे बॉम्बिंग हुआ था 2019 के समय में, हमारे कंट्री के द्वारा आप देखिए कि इनिशियली इनको इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड कर दिया गया था। हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पेशली जो RNW है, उनके द्वारा इनको अर्लियर फेज में ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दिया गया था कि आपके कंट्री के वहाँ पे ऐसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका के अंदर में सिविल वॉर का सिचुएशन रहा है। वहाँ पे कल्चरल पर्सपेक्टिव से जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में रहा करती है।
1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस को अचीव करता है तो वहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जो कि सिंगली लैंग्वेज बोला करती है, सिंगाले लैंग्वेज या सिंगली लैंग्वेज, तो उन लोगों के द्वारा कहा गया कि सिंगली लैंग्वेज के लिए यहाँ पे कंट्री में उसको यूज है वो किया जाए, उस लैंग्वेज का यूज किया जाए। तो 1956 में उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनको कंटिन्यूस आप देखेंगे उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया जॉब के अंदर में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो जब आप इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी को सप्रेस करते हो, उनको प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी है जो नहीं यहाँ पे मिलती हैं, तो आप देखिए कि वो धीरे धीरे एक वायलेंट फॉर्म है वो क्रिएट होगा। और वायलेंट फॉर्म के रूप से वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको कि लिट्टे के नाम से जाना करते थे। किसके नाम से? लिट्टे के नाम से। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम इसको बोला करते थे। उसके एक लीडर हुआ करते थे जो कि आप देखिए कि बेसिकली उनके अगेंस्ट में इंडियन फोर्सेज भी डिप्लॉय किया गया था ऑपरेशन पवन के थ्रू। और काफ़ी बार जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हुआ करते हैं, डिप्लोमेटिक कमेंटेटर्स हुआ करते हैं, वो लिखते भी हैं इसके बारे में कि जो लिट्टे के अगेंस्ट में जो इंडियन फोर्सेज वहाँ पे फाइट कर रहे थे, स्पेशली जो जाफना का एरिया है, तो आप देखिए कि वहाँ पे इंडियन ब्लड ही वहाँ पे जो लिट्टे के जो लोग हैं जो तमिलियन हुआ करते हैं ओरिजिनली, और तमिलियंस आप देखिए कि इंडिया से ही गए थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कभी उनको लेके गए थे वहाँ पे प्लांटेशन के लिए। तो इंडियन जो पर्सनस हैं एक फॉरेन लैंड के ऊपर में फ़ाइट कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट में। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी आप देखिए कि सोल्जर्स और वहाँ पे लिट्टे के जो लोग हैं। फिर उसके बाद में हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने देखा, ये कंप्लीट सिचुएशन है उस एरिया के बारे में। कभी कभी इसको जो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में इसको बोला करते हैं कि जो यूएस ने वियतनाम के अंदर में जो ऑपरेशन कैरी आउट किया था, जो उनको उस तरीके से जो सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, और यूएस वहाँ से फिर विड्रॉवल को कैरी आउट करता है। तो क्या ऑपरेशन जो पवन है वो इंडिया का वियतनाम का जो सिचुएशन के रूप से हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? हमारी फोर्सेज वहाँ पे गई, हम कम्प्लीटली लिट्टे को भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, उसका कम्प्लीटली जो इम्पैक्ट है वो नहीं हुआ था, और बाद में हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनका भी आप देखिए कि असैसिनेशन है वो होता है। तो इस तरीके से डिस्कशन हुआ करता है काफ़ी बार, ऐसे जो डिस्कशंस हैं वो आप सुना भी कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे डेवलप हो, जब आपका फ्री टाइम हो। ऐसा नहीं है कि बुक का जो समय है, जो रीड करने का समय है, उसको आप इन एरियाज़ के लिए डिवोट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बारे में है। अब एविएशन टर्बाइन फ्यूल के अंदर में आप देखिए कि क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। एविएशन सेक्टर के अंदर में जो फ्यूल यूज होता है, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा बेसिकली आप देखिए कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉरेन जो एयरलाइंस हैं, उनका जो प्राइस है, फेयर है, वो इंक्रीज करेगा। तो वेस्ट एशिया का ये जो क्राइसिस सिचुएशन को देखते हुए वन टाइम बजटरी सपोर्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है उसको यहाँ पे सेटअप है वो किया जा सके। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वंस इंटरवेंशन है, एक टाइम एक इंटरवेन का ये सिस्टम है, जिससे कि जब एटीएफ एविएशन जो टर्बाइन फ्यूल है उसका प्राइस मॉडरेट होगा, तो जो अमाउंट यहाँ पे रिकवर होगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सचेकर्स को चला जाएगा, वापस से फिर से रिटर्न होगा। तो एक सपोर्ट है प्राइस स्टेबलाइज करने के रिगार्डिंग में, इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का ये जो फंड है वो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बेसिकली क्या जानकारी होना चाहिए इसके अलावा, क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो फिर से इंक्रीज हुए हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी प्राइजेज हैं वो और इंक्रीज हों। वेस्ट एशिया क्राइसिस ने इम्पैक्ट तो आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो क्रूड ऑयल जो आया करता है और उसको फिर हमारे जो रिफाइनरीज जो हैं, हमारे यहाँ पे रिफाइनरीज काफ़ी लार्जर नंबर में है। पानीपत रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, और भी आप देखिए कि बरौनी रिफाइनरी, काफ़ी सारे एरिया के अंदर में रिफाइनरी हैं वो इस्टेब्लिश हैं। तो रिफाइनरीज के द्वारा जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद में जो रिफाइन प्रोडक्ट बनता है वो भी हम अदर कंट्रीज़ को सेल किया करते हैं, बट उसके अंदर में भी कुछ डिक्लाइन बताया गया है इसी न्यूज़ के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमने जो फ्यूल के रिगार्डिंग में एक और हमारे मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि E85 जो फ्यूल है कि जो हमें इथेनॉल को 85% यूज करना है गैसोलीन के साथ में, तो ये जो फ्यूल का जो हम प्रोसेस लेके आने वाले हैं इसको आप देखिए कि इम्प्लीमेंट के अंदर में लाया जाए, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे फ्यूल का प्रोसेस के लिए जो डिस्कशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें,
प्रिक्योरमेंट के बारे में है। आप देखिए कि रबी का क्रॉप है, वीट का जो क्रॉप है वो रबी का क्रॉप है, उसका प्रिक्योरमेंट किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हमें काफ़ी कम रेट के ऊपर में जो जो यहाँ पे फूड को जो प्रोवाइड करना है, ग्रेन्स को जो प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी प्रिक्योरमेंट है वो किया जाता है। फूड जो हमारा FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट का जो एजेंसी हैं उनके द्वारा। अब ये जो प्रिक्योरमेंट जो हुआ करता है वो MSP के ऊपर में हुआ करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो डिसाइड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो MSP के ऊपर में प्रिक्योरमेंट है वो हुआ करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर में। प्रिक्योरमेंट का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर था वो 30 मिलियन टन्स था, 35 मिलियन टन्स हुआ है, जो कि 17% इंक्रीज हुआ है इस सीजन के अंदर में। और ये किसके लिए होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या अदर जो सब्सिडी या इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, उनमें गवर्नमेंट यहाँ पे पुअर पर्सनस को एक्सेसिबिलिटी ऑफ ग्रेन्स है वो करवा सके, उनको जो फूड है वो यहाँ पे मिल सके उन लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, स्मॉल रिएक्टर का एक प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे। आप देखिए कि शांति बिल जो लाया गया था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, और यहाँ पे जो अदर जो रिएक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के अंदर में जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, नेपाल का एक पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिनका वहाँ पे गवर्नमेंट है। जैनजी कम्युनिटी का जो मूवमेंट होता है उसके बाद में आप देखिए कि पार्टी है वो पावर के अंदर में आती है। लास्ट सितंबर में वो मूवमेंट हुआ था वहाँ पे। अब ये पार्टी पावर में आई है, इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वही प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे। तो पार्टी के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। अब इंडिया के लिए विजिट के लिए आए हैं तो यहाँ पे डिस्कशन यही किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं उनके साथ में। डिस्कशन यही है कि नेपाल एक हमारा एक प्रायोरिटी है, हमारा एक नाइबर कंट्री है, हम हमेशा प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर में इसको ट्रीट किए हैं। अभी जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व किया जाए। रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा एक और रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया था कि 100 जो नेपाल रुपी हैं उनसे ज़्यादा का अगर कोई सामान है वो आप इंडिया से लेके आते हो तो उनके ऊपर में आपको कुछ ड्यूटी है वो पे करना होगा, कुछ ड्यूटी यहाँ पे करना होगा। एरिया का तो क्लेम उनके द्वारा काफ़ी बार किया जाता है, लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी का जो एरिया है। फिर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है उसके लिए भी हाईवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। मिनिस्टर ने इन्फॉर्म करते हुए कहा गया कि कोस्टल एरिया के अंदर में एक नया हाईवे है जो कि रामेश्वरम से पारादीप के लिए रहेगा। जो रामेश्वर का एरिया है, रामेश्वर से पारादीप के अंदर में ये कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा। कभी आप देखिए कि 2002-3 के समय में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे तो उनके द्वारा बेसिकली एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो लेके आए थे। और उन्होंने आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो नॉर्थ से सदर्न, वेस्ट से ईस्टर्न पार्ट का एरिया है उनको कनेक्ट है वो किया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव के थ्रू। उनके द्वारा एक और इनिशिएटिव लाया गया था रूरल एरिया को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का, जिसको कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं। और उस समय काफ़ी सारी रोड हैं वो कंस्ट्रक्ट हुई थी ग्राम सड़क योजना के थ्रू, जिनके थ्रू विलेज का जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ। विलेज का कनेक्टिविटी, रोड्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी विलेज का प्रोडक्ट है जैसे वीट ही हुआ वो आप यहाँ पे मार्केट के लिए ऑल वेदर के अंदर में ले जा सको, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो। एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगा तो आप देखिए कि जो माइग्रेशन है, रूरल से अर्बन का माइग्रेशन है वो भी लिटिल बिट रिड्यूस है वो हो सकता है। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? बेसिक सर्विस नहीं होना, एक्सेसिबिलिटी नहीं होना सर्विसेज का उनके पास में, या आइसोलेटेड एरिया होना, कनेक्टिविटी ना होना, इस वजह से लोग लार्जर वे में माइग्रेट करते हैं। और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी माइग्रेशन होता है, एजुकेशन के लिए माइग्रेशन होना हो, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेशन होना हो, तो काफ़ी सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जो माइग्रेशन के फैक्टर के रूप से काम करते हैं। रसिया के साथ में हमने 2018 के समय एक एग्रीमेंट साइन किया था, कुछ पैसे उनको दिए गए थे एग्रीमेंट में कि आप देखिए कि आपको हमें एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे देना है, एयर डिफेंस सिस्टम को देना है S-400 को। अब ये जो S-400 है इसके 5 जो यहाँ पे जो रेजिमेंटल थिंग्स हैं, 5 जो स्क्वाड्रंस हैं वो उनको इनके द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें आप देखिए कि 3 तो अर्लियर फेज में आ गए थे, फिर रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से 4th वो नहीं आया था। लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि जो बचे हुए हैं उनको भी दिया जाए, तो 4th को अब लाया गया है और 5th भी जल्दी ही इंडिया को डिलीवर है वो कर दिया जाएगा।
तो 2018 का एग्रीमेंट है जिसमें 5 रेजिमेंटल जो हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो स्क्वाड्रंस है उनको प्रोवाइड करना है रसिया को, हमारी कंट्री को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक यहाँ पे मेगा साइंस विजन 2035, मेगा साइंस विजन 2035 है। उसके अंदर में बेसिकली ये बताया गया है, एक रिपोर्ट है क्लाइमेट रिसर्च के ऊपर में, IASC है और अदर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। रिपोर्ट में यही बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका जो ज़रूरत होना चाहिए क्लाइमेट रिसर्च के अंदर में, उनको बेसिकली हम क्यों डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्यों हमारे यहाँ पे जो एबिलिटी है वो तो है बट फिर भी आप देखिए कि डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हुए हैं वो हैं प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट हुआ है। तो उन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पे बताया गया। इस रिसर्च के अंदर में मोर फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, मोर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि लोकल इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं उनको हम यूज कर सके और उनको यूटिलाइज भी कर सके फ्यूचर के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो स्टार्टअप्स के बारे में है कि 2015 के समय हमारी गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स को स्टार्ट करती है बिजनेस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और 2025 का समय हो चुका है, 10 ईयर का समय यहाँ पे हो चुका है। तो ये 10 ईयर का जर्नी है वो किस तरीके से रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंडिया के अंदर में। तो जर्नी को यही बताया गया। एक तो आप देखिए कि स्टार्टअप सिस्टम के द्वारा हमारे कंट्री के अंदर में इनोवेशन है उसको बूस्ट करने का कोशिश किया गया है कि इनोवेशन के ऊपर में बेस हमारे स्टार्टअप्स हैं वो हुआ करते हैं। सेकंड आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का भी यूज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, चाहे हमारे यहाँ पे डिजिटल के अंदर में जो बेसिकली मोबाइल का यूज करना, मोबाइल के थ्रू जो स्टार्टअप्स हैं उनका वर्क करना यहाँ पे, और स्टूडेंट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के थ्रू। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं, इनोवेशन को इंक्रीज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, और स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर में जो इनका प्रेजेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि स्टार्टअप किस इंडस्ट्री को कहा जाएगा, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है। DPIIT नाम का जो हमारे इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, इनके द्वारा आप देखिए कि गाइडलाइंस है कुछ यहाँ पे स्टार्टअप्स को जो कैटेगरी है उसमें रिकॉग्नाइज करने का। तो उनका इस गाइडलाइन के अंदर में ही लास्ट 10 ईयर में 70% प्लस में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्टार्टअप्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज किए हैं। सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं वो बड़ी सिटीज़ में ही नहीं है, प्रेजेंट समय में स्टार्टअप्स का जो प्रेजेंस है वो टायर 3 का जो सिटी है वहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट जो पेनिट्रेशन हमारा लार्जर नंबर्स के अंदर में, लार्जर एरियाज़ में, आइसोलेटेड प्लेसेज के ऊपर में भी है। जेंडर पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे मेंशन ये है कि जेंडर पर्सपेक्टिव से भी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज ये इस वजह से हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो यूथ है, जो वुमेन है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ी है स्टार्टअप्स के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था स्टार्टअप्स के बारे में, बट नेगेटिव भी आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। मैक्सिमम हमारे जो स्टार्टअप हैं वो काम करते हैं डिलीवरी सिस्टम के ऊपर में, कि कोई आपने प्लेटफॉर्म बनाया, कोई प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम वे में डिलीवर कर सको। हमारे यहाँ पे और भी हमें इनोवेटिव एरियाज़ में स्टार्टअप्स का ज़रूरत है कि इनोवेटिव एरियाज़ के अंदर में स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे सेटअप हों। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है नक्सल मूवमेंट के बारे में, कि नक्सल मूवमेंट को तो आप देखिए कि हम एलिमिनेट कर चुके हैं। नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट किया गया है हमारी फोर्सेज के द्वारा, लार्जर वे के अंदर में उनके लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे आप देखिए कि एलिमिनेट कर दिया गया, किसी को मेन स्ट्रीम में लाया गया है, रिहेबिलिटेशन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे लिए उन एरियाज़ के लिए नेक्स्ट बैटल है वो क्या रहेगा। ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था? स्टार्ट हुआ था सोशियो इकोनॉमी का जो डिस्क्रिपेंसीज था, जो वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम है उसका जो इश्यूज़ थे, उसकी वजह से नक्सलबारी नाम का एरिया है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। बट आप देखिए कि जो नया जो बैटल है यहाँ पे, नया बैटल यही है कि जो ट्राइबल पर्सन्स हैं उनके लिए हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, उनको हम कैसे ट्रस्ट करवा सकें हमारे सिस्टम के लिए, जिससे कि वो इसमें एंटर कर सकें, इसके ऊपर में कम्प्लीटली रिलाई है वो कर सकें। तो हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा एक रोड मैप है उसको बताया गया है कि 2031 के लिए हमें एक रोड मैप को कैरी आउट करना है। 2031 का जो रोड मैप है वो इन्हीं एरियाज़ के ऊपर में वर्क करेगा कि कैसे इनको एम्पावर करना है, हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको गवर्नेंस सेक्टर के लिए कैसे एक सिस्टम को डेवलप करना है, जो वो तहसील सिस्टम के ऊपर में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, जिसमें आप देखिए कि वो यहाँ पे एम्पावर है वो हो सके।
ग्राम सभा एक बेसिक यूनिट है हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसको भी हम बेटर वे में यूटिलाइज हम वो कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे एक तो आप देखिए कि एम्पावरमेंट का जो सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बताया गया। सेकंड जो पॉइंट है वो मेंशन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाएंगे, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और वो बेसिकली आप देखिए कि जो जिसमें कुछ कुछ लोगों का जो अपॉइंटमेंट है वो लोगों के द्वारा होगा, कुछ का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा होगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपॉइंट करेंगे यहाँ पे, जिससे कि और भी बेटर वे में उन्हीं के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सर्व है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। पेशा का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है कि जो पंचायती राज का एक्सटेंशन दिया था हमने शेड्यूल एरियाज के अंदर में 1996 के एक्ट के थ्रू, जो कि आप देखिए कि 5th जो शेड्यूल है उसके अंदर में ये एरियाज आया करते हैं। तो पेशा को यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाए, पेशा का इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो गवर्नेंस है उसको सेंट्रलाइज किया जा सके, ग्राम सभा के थ्रू वहाँ पे उसको ग्रास रूट लेवल का जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन है वो भी किया जा सके। और एक डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव होगा, लोगों का अपना जो सिस्टम है वो डेवलप होगा, लोकल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाएगा, जो कस्टमरी लॉज हैं उनके थ्रू। तो आप देखिए कि लोगों का प्रोसेस के अंदर में जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे बिल्ट होगा। तो ट्रस्ट का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में, हमें एक बिल्ड करना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको यहाँ पे लिया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग हमारे प्रोसेस के ऊपर में कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकें, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड है वो हो सकें। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, और कनेक्टिविटी भी बूस्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट्स के थ्रू में, कनेक्टिविटी उस एरिया के अंदर में बूस्ट होगा तो आप देखिए कि अल्टीमेट वहाँ पे जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम के अंदर में एंट्री है वो इजीली यहाँ पे कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो कर्नाटका के बारे में है। कर्नाटका के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया है। तो जब भी ओथ लेते हैं तो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के द्वारा हुआ करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में भी मेंशन है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक पॉइंट बताया गया था कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसके 15% मेंबर्स हैं वो एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट हो सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें दिल्ली का एक एक्सेप्शन है। दिल्ली आप देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी है वहाँ पे, तो वहाँ ओनली 10% ही अलाउ हैं कि चीफ मिनिस्टर प्लस में 6 मिनिस्टर वहाँ पे एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे दिल्ली का जो एक होटल का एरिया है जिसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, तो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ पे विक्टिम हैं, तो वो बताया गया है। हमारे यहाँ पे जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके प्रॉपर एग्जिट गेट्स हैं वो होने चाहिए। ये आप देखिए कि समय समय पे जो बिल्डिंग कोड है वो भी बताता है, यहाँ पे हमारा जो बिल्डिंग कोड है वो भी मेंशन करता है कि प्रॉपर वे के अंदर में एग्जिट गेट्स हैं वो होने चाहिए। कोई भी ऐसा सिचुएशन है फायर का तो उसके इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हम इंस्टॉल किया जा सके कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर में। और एग्जिट गेट इस वजह से भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स की कोई ट्रेजिडी है उससे निकला जा सके। कभी आप देखिए कि उपहार सिनेमा के अंदर में जो ट्रेजिडी हुआ था उसके बाद में जो नीलम कृष्ण मूर्ति हैं, संजीव कृष्ण मूर्ति नाम का 2 पर्सनैलिटी हैं, वो आप अपने जो आप देखिए कपल हैं वो बेसिकली, तो उनके द्वारा अपना एक फाइटिंग किया गया जुडिशियल सिस्टम के थ्रू कि कैसे यहाँ पे हमारे जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर में प्रॉपर वे में इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, एक कंजेस्टेड एरिया में बिल्डिंग्स नहीं होने चाहिए। तो इन पे रेगुलेशन तो लोकल अथॉरिटीज़ ही लगाए। आप देखिए लोकल अथॉरिटीज़ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाई लॉज को यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस एक्सरसाइज के बारे में है, तो एक्सरसाइज के अंदर में जो गवर्नमेंट डाटा है उससे कुछ डिफरेंट जो डाटा है वो सामने आया है। चाहे वो किसके बारे में, चाहे वो ओपन डेफिकेशन का एरिया हो, हाउस होल्ड का जो एक्सेसिबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कुकिंग गैस के जो कनेक्शंस हैं, इन सभी के जो डिफरेंट डाटाज आए हैं, तो सीनियर ऑफिशियल्स को कहा गया कि आपका जो भी यहाँ पे इनकरेक्शन है उसको यहाँ पे करेक्ट है वो किया जाए, रीविजिट है वो यहाँ पे किया जाए। तो ये बेसिकली एक जो डाटा का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे रिजोल्व करने के बारे में है। यूएस गवर्नमेंट ने आप देखिए कि 12.5% का यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगाया है 54 कंट्रीज़ के ऊपर में, उसमें इंडिया भी है यहाँ पे। अब इन कंट्रीज़ के ऊपर में क्यों लगाया गया कि इन कंट्रीज़ के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है बेसिकली उन कंट्रीज से जहाँ पे फोर्स लेबर है, फोर्स लेबर को यूज किया जाता है। कैसे कंट्रीज से हमारा जो कंट्री है वो इंपोर्ट किया करते हैं जहाँ पे फोर्स लेबर है उसका एग्जिस्टेंस है। फोर्स लेबर मीन्स कि कम पेमेंट करना, लेबर के जो बेसिक राइट्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट वो ना करना। तो फोर्स लेबर को एक इशू बताते हुए 12.5% का जो टैरिफ है वो इम्पोज हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो यूएस के लिए जाएंगे।
हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो कि कंटिन्यूस इंगेजमेंट में है हम यहाँ पे कि किस बेसिस पे ये जो टैरिफ है वो इम्पोज हुआ है, और उसको हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो एग्जामिन करेंगे यूएस के इस पर्सपेक्टिव से। और अगर हम अदर कंट्रीज़ के बारे में देखें कि जहाँ पे ये इम्पोज हुआ है, तो आप देखिए कि जो अदर कंट्री जो हैं जो इंडिया के कंपटीटर भी हैं यूएस के लिए प्रोडक्ट सेंड करने वाले, स्पेशली जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा चाइना है, मलेशिया है, थाईलैंड है, और उन्हीं के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे हमारे ऊपर में टैरिफ है यहाँ पे बेसिकली। अब अर्लियर फेज में भी 50% टैरिफ रहा था, फिर उसको फरवरी के समय में रिड्यूस किया गया, और अब आप देखिए कि नया जो टैरिफ है वो फिर से इम्पोज है वो हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।